बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल सुबह के 6 बज गए हैं। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात मौसम के 3rd डिग्री टॉर्चर की करते हैं। बड़ी खबर है, नोएडा समेत पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश हुई है। देर रात हल्की बारिश ने ठंड को अचानक से बढ़ा दिया। पश्चिम यूपी में अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड के पूरे आसार हैं। 13 जनवरी तक हल्की बारिश की संभावना। और बीते 24 घंटे में इटावा रहा प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान। इटावा में रात का तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है। और ये भी आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन पश्चिम यूपी में हल्की बारिश की आशंका जाहिर की है। नोएडा समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हुई। देर रात हल्की बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया और साथ ही ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। 2 दिन पश्चिम यूपी में हल्की बारिश की आशंका है। बढ़ते ठंड को देखते हुए स्कूलों को भी खास निर्देश दे दिए गए हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक जिन विद्यालयों में प्री बोर्ड या प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुए हैं, वहां 14 जनवरी तक ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश हैं। और साथ ही बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी निर्देश है। बच्चे सर्दी से बचने के लिए अपने हिसाब से गर्म कपड़े पहन सकते हैं। इटावा में रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे ठंडा इटावा रहा और आने वाले 2 दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं पश्चिम यूपी के लोगों के लिए। आने वाले दिनों में पारा और नीचे गिरेगा, सर्दी और बढ़ेगी। सावधानी यहाँ के लोग जरूर बरतें। नोएडा समेत पश्चिम यूपी में हल्की बारिश हुई देर रात और लोग ठंड से बचने के लिए देख लीजिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। और मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि आने वाले 2 दिन और भी भारी पड़ सकते हैं। 13 जनवरी तक हल्की बारिश की संभावना है। इटावा में रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और इसके अलावा अलग अलग हिस्से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेहद सर्द रहे। और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है। यहां छात्र ने लगाई मौत की छलांग। नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या की। डिप्रेशन वजह बताई जा रही है। डिप्रेशन के चलते छात्र ने खुदकुशी यहां पर की। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन से एक बीबीए के छात्र ने कूदकर आत्महत्या कर ली। मेट्रो स्टेशन से कूदने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां छात्र मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाते हुए देखिए आप दिखाई दे रहा है। मेट्रो कर्मचारियों ने लहूलुहान स्थिति में निजी अस्पताल में छात्र को भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई, उसे बचाया नहीं जा सका। आत्महत्या की वजह डिप्रेशन बताई जा रही है। डिप्रेशन में था, अवसाद में था, जिसकी वजह से एक कदम उठाया। छात्र ने मौत की छलांग लगाई। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। सीसीटीवी में कैद आत्महत्या की पूरी घटना हो गई है। उस तरीके से वो वहां पर आता है और फिर छलांग लगाता है। डिप्रेशन के चलते खुदकुशी का ये स्टेप लिया गया। नॉलेज पार्क स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने अस्पताल पहुंचाया छात्र को, वहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। एक और बड़ी खबर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की है। पुलिस चेकिंग के दौरान मुठभेड़ की खबर है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया बदमाश को। बड़ी खबर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की यहां से सामने आ रही है। पुलिस चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है। खबर यह है कि पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल ले जाया गया। राहगीरों से लूट की वारदात को अंजाम दिया करता था। चोरी के 4 मोबाइल फोन इसके पास से बरामद किए गए। गाजियाबाद से अगली बड़ी खबर। गाजियाबाद में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। 11 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म हुआ है। पड़ोसी युवक पर ही दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद से बड़ी खबर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया गया। 11 साल की नाबालिग बताई जा रही है, जिससे पड़ोसी ने ही दुष्कर्म किया है। अब खबर ये अपडेट ये कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें आपको, गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में 11 साल की नाबालिग बच्ची को पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने बहला फुसला कर कमरे में ले गया और वहां पर रेप की वारदात को, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित बच्चे के परिजनों ने पुलिस से अब पूरे मामले की शिकायत की है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया, फिर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 साल की नाबालिग जिसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और आरोपी है पड़ोस में रहने वाला युवक।
पुलिस को सूचना मिलती है कि कनौनी गांव में कसाना मार्केट के अंतर्गत एक बच्ची के साथ रेप की घटना कारित की गई है। तत्काल पुलिस मौके पे आती है। यहाँ पे हमने सारी जो अपने कार्य हैं वो किए हैं। उसके साथ साथ जो आरोपी है वह लगभग ये घटना 4:30 बजे की बताई जा रही है। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची के मेडिकल के लिए बच्ची को भेजा गया है और आगे की हम विधिक कार्रवाई कर। बरेली से बड़ी खबर। बरेली के कटरी में ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी है। जमीन के विवाद में फायरिंग में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कई थानों की पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची, अधिकारी वहां पर मौजूद। गैंगवार से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बरेली से बड़ी खबर। कटरी में ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी। जमीन का कोई विवाद इनके बीच में चल रहा था, जिसके चलते फायरिंग यहां पर की गई। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कई थानों की फोर्स को यहां पर बुलाया गया, अधिकारी वहां पर पुलिस के मौजूद हैं। गैंगवार से गोविंदपुर गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। फरीदपुर के गोविंदपुर का ये मामला 3 थानों के बॉर्डर पर गोविंदपुर गांव आता है, इसीलिए पुलिस वहां पर पहुंची हुई है 3 थानों की। फरीदपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात हुई है और हम इस वक्त मौजूद हैं जिला अस्पताल की मोर्चरी पर। यहां पर तमाम पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं। यहीं पर तीनों सब आ चुके हैं और इसके अलावा बताया जा रहा है कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर डीआईजी, एसएसपी, इसके अलावा तमाम आला अधिकारी, कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। यहाँ पे पुलिसकर्मी छानबीन कर रहे हैं। तीनों सबों की, जो 3 शव यहाँ पर हैं, उनकी छानबीन की जा रही है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है। वहां पर कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। बेकाबू कार ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मारी। कार की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नाका थाना क्षेत्र में बने ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। सड़क हादसे की जानकारी यहां से मिल रही है। बेकाबू कार ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मारी। यह हादसा कार को टक्कर मारी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। नाका थाना क्षेत्र में जो ओवरब्रिज था उसी पर यह हादसा हुआ। तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। तीनों घायलों का हॉस्पिटल में इलाज इस वक्त चल रहा है। 3 गंभीर रूप से घायल, जिनको तुरंत ही अस्पताल पहुंचा दिया गया, वहां पर उनका उपचार चल रहा है। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ। और अब बात जोशीमठ आपदा की करते हैं, जिसे लेकर सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जोशीमठ के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। बुधवार को आपदाग्रस्त इलाकों का लिया जायजा। सीएम धामी ने रात तक प्रभावित लोगों से मुलाकात की। आज सुबह भी पीड़ित लोगों से बातचीत वो करेंगे, ऐसी खबर है। जोशीमठ में ध्वस्तीकरण कार्रवाई से लोग यहां पर बेहद नाराज हैं, गुस्से में हैं। लोगों से मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने उनको आश्वासन दिया है, उनको भरोसा दिया और कहा कि एक नए मॉडल के आधार पर यहां के लोगों को मुआवजा देंगे और फिर उनका विस्थापन किया जाएगा। मैं सबसे बात करने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ हूं, सबसे बात करेंगे और उसके बाद हल निकालेंगे। ये सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने बात कही है जोशीमठ के लोगों से। अभी सभी कर रहे हैं और कल हम लोग इसकी और समीक्षा करेंगे। जो सवेरे जो है प्रातःकाल बैठक बुलाई हुई है, किसी को अनिश्चित रहने की जरूरत नहीं है और सबको निश्चिंत रहना चाहिए कि सरकार जो है सबके पुनर्वास के लिए काम करेगी। जोशीमठ में मुआवजे को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। केदारनाथ, बद्रीनाथ की तर्ज पर लोग यहां मुआवजे की मांग कर रहे हैं। विस्थापन और मुआवजे के लिए 2 टीमों का गठन, सरकार ने 2 टीमों का गठन किया हुआ है मुआवजे के लिए और विस्थापन के लिए। केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर जोशीमठ के लोग भी चाहते हैं कि उनको मुआवजा मिले, उसके बाद उनका विस्थापन हो। अब केंद्र सरकार ने ये कहा जा रहा है कि 2 टीमों का गठन किया है, एक तो विस्थापन के लिए और दूसरा मुआवजे के लिए। 2 टीम अलग तरह से लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद सरकार मुआवजे की राशि घोषित करेगी। कांग्रेस ने पहले मुआवजे की घोषणा की मांग की, मुआवजे के बाद ही विस्थापन करे सरकार, ये कांग्रेस का कहना है। जोशीमठ में इमारतों को खाली करवाने का विरोध यहां के लोग लगातार कर रहे हैं। आपदा प्रभावित मांग कर रहे हैं कि सरकार पहले उनके पुनर्वास की स्थिति साफ करे, या तो बताए कि उन्हें उनके घरों का कितना मुआवजा मिलेगा, उसके बाद ही लोग यहां पर अपना घर छोड़ने को तैयार हैं। पहले ये कहा जा रहा है मुआवजे का ऐलान सरकार करे और उसके बाद पुनर्वास की पूरी प्लानिंग क्या है, आखिर आप कहां पर ले जाने वाले हैं, कहां पर रखने वाले हैं, इसको लेकर स्थिति साफ करें, उसके बाद ही घर छोड़ा जाएगा। आपदा प्रभावितों का दर्द है। ये दर्द उन आशियानों के उजड़ने का है जिन्हें बनाने में जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी।
जोशीमठ में मलारी होटल के सामने रह रहे लोग हंगामा कर रहे हैं। उनका विरोध इस बात को लेकर है कि सरकार की तरफ से जो आर्थिक मदद मिल रही है वो बेहद कम है। टीपीसी बंद कराओ, वो हमें नहीं चाहिए। क्या पूरा मुआवजा अभी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पूरा मुआवजा? पूरा हमको जो घर चाहिए, हमको घर जैसा हमारा घर था वैसे, हाँ जैसा घर था वैसे। घर चाहिए? घर चाहिए, जमीन चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। पूरा मकान का पूरा मुआवजा चाहिए हमको। बारिश की चेतावनी के बावजूद डेंजर जोन में रह रहे लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं है। होटल के ठीक सामने डेंजर जोन घोषित किया गया है, बावजूद इसके लोग घर खाली करना नहीं चाहते हैं। नहीं, पैसे तो नहीं। जोशीमठ चाहिए हमको। जोशीमठ ही चाहिए? हाँ जोशीमठ। यहीं रहेंगी, जाएंगी नहीं? कहाँ जाएंगे हम? क्या रहेंगे हम? जोशीमठ रहेंगे। हाँ। आपदा प्रभावित सरकार के रुख से नाराज है, मगर मुख्यमंत्री के सचिव का कहना है कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। राहत पैकेज जो 1.5 लाख रुपए हैं वो किस तरीके से उसे दिया जाएगा? 50,000 रुपए शिफ्टिंग, और एक सवाल मेरा इसमें ये भी रहेगा कि क्या सभी लोग जो डेंजर जोन में हैं उनको शिफ्ट करना अनिवार्य तौर पे किया जाए? कई लोग ऐसे हैं कि जो नहीं जाना चाहते। जितने मकान में लाल निशान लगे हैं उन मकानों में दरार बड़े खतरनाक तरीके से है। उनकी संख्या 87 है, तो इन 87 परिवार को तो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं। इसके अलावा जो 723 का नंबर है वो हल्के दरारें हैं और डेंजर जोन में है, लेकिन बहुत ज़्यादा दरारें नहीं हैं। तो लेकिन जो 50,000 रुपये हम लोग दे रहे हैं वो सबके लिए दे रहे हैं। वो सभी लोग जो 723 मकान हैं वो सुरक्षित जगह पे चले जाए, असुरक्षा पैदा होने तक वेट ना करें। आपदा प्रभावितों का दर्द भी अपनी जगह ठीक है, यही वजह है कि विपक्ष भी उनके मुद्दे को उठा रहा है। बहुत विध्वंसक स्थिति है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास जोशीमठ की स्थिति के समझने और निपटाने की कोई समझ नहीं है। होटल तोड़ने के आदेश दे दिए हैं, घरों को तोड़ने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन मुआवजा क्या दिया जाएगा उनको अभी तक नहीं बताया गया है। आप घर तोड़ देंगे आदमी का और मुआवजा नहीं बता रहे हैं, और कहाँ उनको बसाया जाएगा वो नहीं बता रहे। लोगों से कह रहे हैं घर खाली करो, अरे खाली करो, एक एक होटल के कमरे में टिका दे रहे। ये तो साफ हो चुका है कि अगर जोशीमठ को बचाना है तो कुछ इलाकों को खाली करवाना होगा और वहाँ बनी इमारतें भी गिरानी होंगी। मगर सवाल ये है कि लोगों के विरोध के बाद सरकार आखिरकार क्या रास्ता निकालेगी। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रवि कैंतुरा के साथ रणजीत रावत की रिपोर्ट। वहीं जोशीमठ में पीड़ितों की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। हल्की बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने चिंता वहां पर बढ़ा दी है। बुधवार से जोशीमठ में बादल छाए हुए हैं और सामने की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम के इस बदलते मिजाज ने जोशीमठ के आपदा पीड़ितों की चिंता अचानक से और बढ़ा दी। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ घंटों में चमोली समेत अन्य हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की है। जोशीमठ में जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित खतरे वाले इलाकों में घरों के आंगन और कमरों के अलावा आसपास की धरती भी फटी हुई दिख रही है। वहां गहरी दरारें हैं जो कई इंच चौड़ी हैं। पीड़ितों का कहना है कि जोशीमठ में बारिश से इन दरारों के जरिए धरती के अंदर पानी जाने से समस्या और भी आने वाले वक्त में बढ़ेगी। और एक बड़ी खबर, स्वामी विवेकानंद की जयंती आज है। युवा दिवस यंग इंडिया रन का आयोजन किया जाएगा। आज के मौके को लेकर भाजयुमो की तरफ से यंग इंडिया रन का आयोजन होना है। आज युवा दिवस पर यंग इंडिया रन का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी, ऐसी खबर है। मऊ में शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होने वाले हैं। कर्नाटक में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे कर्नाटक में। तो विवेकानंद की जयंती आज, और इस खास मौके पर अलग अलग हिस्सों में देखिए किस तरीके से कार्यक्रम होने वाले हैं। कर्नाटक में पीएम मोदी इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं। उनकी मौजूदगी कर्नाटक में होगी। इसके अलावा लखनऊ में सीएम योगी मौजूद रहेंगे और भी अलग अलग हिस्सों में सरकार के तमाम बड़े चेहरे दिखाई देंगे। देखिए, दुनिया के सबसे लंबे सफर पर रवाना होने के लिए गंगा विलास क्रूज की आज सज धज के ये क्रूज पूरा तैयार हो जाएगा। आज रविदास घाट पर भव्य कार्यक्रम होना है जिसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। साथ में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी शामिल होंगे। इस क्रूज से डिब्रूगढ़ जाने वाले 33 स्विस पर्यटकों का यहाँ स्वागत शहनाई की धुन से किया जाएगा। और आज इन पर्यटकों के लिए रविदास घाट पर सांस्कृतिक आयोजन भी तमाम किए जाने हैं। यहां से कल 13 जनवरी को पीएम मोदी वर्चुअल इसे हरी झंडी दिखाकर डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। देश में बने गंगा विलास क्रूज के भीतर की तस्वीरें
लगातार सामने आ रही हैं। 18 कमरों वाले इस क्रूज में वो सारी लग्जरियस सुख सुविधाएं हैं जो किसी 5 स्टार होटल में मौजूद रहती हैं। गंगा विलास क्रूज में रेस्टोरेंट है, स्पा है, जिम है, 3 सन डेक मौजूद हैं और इतना ही नहीं, क्रूज में ओपन स्पेस बैल्कनी भी है। क्रूज तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन काशी में पहुंचने वाला गंगा विलास क्रूज अपने आप में खासियतों से भरा हुआ है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पूरे क्रूज में रंगों की जो अहमियत है वो एक अलग तौर पर देखी जा रही है। आप देखिए, सामने हरे रंग की छतरी है तो इसके साथ ही टेबल पर नीला रंग और क्रूज के किनारे किनारे नीले रंग से यहाँ पर जो इसकी फर्श है उसको सजाया गया है। इसके साथ कमरों में भी जो रंग है उनका खास तौर पर ध्यान रखा गया है। अगर क्रूज के कमरों की बात करें तो लाल, हरे और अन्य रंगों में इनको सजाया गया है। क्रूज में जो सुविधाएं हैं उनमें कमरे और कमरों के अलावा स्पा सेंटर, जिम और जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं वो भी किए गए हैं। क्रूज के भीतर सीसीटीवी के इंतजाम है, यानी सुरक्षा व्यवस्था से लैस है ये क्रूज, सुविधाओं से लैस है ये क्रूज। और इसके साथ ही जो भारत के विविध रंगों के साथ गंगा एक हर रंग को समाहित करने वाली भी कही जाती है, तो गंगा में चलने वाला ये गंगा विलास क्रूज सारे रंगों को एक में समाहित करके बना हुआ ये क्रूज है और ये अपने आप में खास है। प्रधानमंत्री 13 जनवरी को इसकी सौगात देश की जनता को देंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल शो एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में 16वें ऑटो एक्सपो 2023 का आगाज हो गया है जो 18 जनवरी तक चलने वाला है। इस मेगा शो में भारत समेत पूरी दुनिया की कई ऑटोमोबाइल कंपनियां लगातार हिस्सा ले रही हैं। कोविड संकट की वजह से 3 साल के इंतजार के बाद आयोजित हो रही इस ऑटो एक्सपो के पहले दिन देश और दुनिया की 30 ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी अपकमिंग गाड़ियों को यहाँ पर पेश किया, उनको लॉन्च किया। 14 से 18 जनवरी तक आम लोग भी यहाँ पर जा सकते हैं, ऑटो एक्सपो को देख सकते हैं। अलग अलग देशों से कई कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं जो अपने गाड़ियों को लॉन्च करेंगे, नई गाड़ियों को यहाँ पर दिखाएंगे। 16वें ऑटो एक्सपो का आगाज हो चला है। 3 साल नहीं हो पाए क्योंकि कोविड का संकट था और कोविड के संकट की वजह से 3 साल के इंतजार के बाद ऑटो एक्सपो का आगाज हो चला है ग्रेटर नोएडा में। गाड़ियों का मेला यहाँ पर लगा है। 18 जनवरी तक का मौका है, आम लोग भी जाकर के ऑटो एक्सपो का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। अलग अलग कंपनियां जो अपनी गाड़ियों पर से पर्दा उठा रहे हैं। ऑटो एक्सपो का आगाज आज से 18 जनवरी तक आम लोगों के लिए ये एक्सपो खुला रहेगा। साउथ कोरियन कंपनी किया ने ऑटो एक्सपो में 2 नए मॉडल को लॉन्च किया है और हम सभी जानते हैं कि किया ने बहुत अच्छे से न सिर्फ इंडिया में बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में, छोटे से मध्यम शहरों में भी अपनी पैठ बनाई है। ऐसे में लोगों की निगाहें टिकी रहती हैं किया के मॉडल्स पर। सेल्टोस अच्छा बिका है, अच्छा चल रहा है, लेकिन इसी बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसा सेगमेंट है जिसमें किया ने एक नया मॉडल लॉन्च किया है। इसके अलावा दूसरा मॉडल है किया के A4। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसे आप देख रहे हैं। तो ईवी सेगमेंट में किया की ओर से ये कोशिश है। अब देखना है कि हर एक पवेलियन से इलेक्ट्रिक कार्स जिस तरीके से लॉन्च किए जा रहे हैं, आने वाले वक्त में अच्छा खासा कंपटीशन देखने मिलेगा। हालांकि अनवील किया गया है, लॉन्च कब होगी ये कार नहीं कह सकते, लेकिन अनवील करके लोगों के सामने रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। कड़ाके की ठंड में बेजुबानों को बचाने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। आगरा के भालू संरक्षण केंद्र में भालुओं को बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। देखिए संवाददाता नितिन उपाध्याय की ये खास रिपोर्ट। आगरा के भालू संरक्षण केंद्र में भालुओं को सर्दी से बचाने के लिए खुले मैदान में एक विशेष झूला तैयार किया गया है जिसे हैमॉक बोलते हैं। देखिए, इस समय एक ऐश्वर्या नाम की जो फीमेल भालू है, इसकी उम्र करीब 20 साल हो चुकी है। किस तरह से उसकी जो कहा जाए एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं
जो आपको वुडन शेप नज़र आ रहा है, इसमें खजूर, हनी, तमाम तरह के ऐसे पोषक तत्व भर दिए गए हैं, ऐसे पदार्थ इसमें भर दिए गए हैं जिसको वो भालू है वो खाना चाह रही है, ताकि वो सर्दी से इसका बचाव किया जा सके, टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। जब धूप निकलती है तब अमूमन भालुओं को बाहर निकाला जाता है, नहीं तो जो भालू होते हैं वो इनक्लोजर में ही रहते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सूखी घास की जो मैट है, चटाई है, वो भी इस हैमॉक झूले पर लगाई गई है। बोरों को जूट के जो बोरे होते हैं उसको बेस बनाया गया है, लकड़ी के खंभे लगाए गए हैं। तो तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भालुओं का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, सर्दी के सितम से उनका बचाव हो, गलन, शीतलहर या यूँ कहा जाए स्थानीय भाषा में चिल्ला जाड़ा जिसे कहा जाता है, वो इस समय पड़ रहा है। सर्दी रोज़ाना नए नए रिकॉर्ड बना रही है। इंसान परेशान है तो बेजुबान भी उतने ही परेशान होते हैं, हालांकि वो बोल नहीं पाते हैं। यही वजह है कि वाइल्ड लाइफ SOS जो संस्था है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, उन्होंने इसके लिए विशेष इंतजाम किए हैं। फिर चाहे वो डाइटिंग प्लान चेंज किया हो, वहीं दूसरी तरफ धूप में क्या एक्टिविटीज़ करें भालू, इसके लिए इस तरह का एक शानदार झूला तैयार किया जिसे हैमॉक नाम दिया गया है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। और बात रामचरितमानस को लेकर नीतीश कुमार के मंत्री के विवादित बयान की करते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने मनुस्मृति और रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया और कहा कि रामचरितमानस समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकता है, उन्हें उनका हक दिलाने से रोकता है। अब इस बयान के बाद संग्राम छिड़ गया है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। और देखिए, वहीं रामचरितमानस पर चंद्रशेखर के बयान से संत समाज बेहद नाराज हो गया है। संतों ने बिहार सरकार से उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से हटाने की मांग की है। साथ ही कहा कि रामचरितमानस तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला ग्रंथ है, वो अध्ययन करेंगे तो उनको पता चलेगा। शिक्षा मंत्री पद पर रह करके जिस प्रकार की भाषा बोला, मूर्ख है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि रामचरितमानस क्या है, भगवान राम क्या है। वह नफरत फैलाने वाले नहीं है। जिस प्रभु राम ने कोल भील सभी ऐसे छोटे बड़े सभी जातियों को अपने गले में लगाया और सबको मिला करके चला, यहाँ से सेना न ले जा करके बानर भालुओं के साथ मित्रता करके और लंका पर विजय प्राप्त किया, उस ऐसे ग्रंथ को, ऐसे रामचरितमानस को कह रहा कि नफरत फैलाने वाली है। वह उसको पता नहीं है कि रामचरितमानस क्या है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, इससे पूरा देश आहत है। यह सभी सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है। और इस बयान के लिए मैं विधिक कार्रवाई के लिए मांग करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और ये क्षमा मांगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने जो अनर्गल बयान दिया है, इससे हम सभी सनातनियों का मन अत्यंत क्षुब्ध है। और मैं कहना चाहूँगा कि उनका ये बयान, ये प्रलाप जो है अत्यंत अनर्गल है और गलत है, क्योंकि रामचरितमानस जो है तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं, अपितु रामचरितमानस जो है जोड़ने वाला ग्रंथ है। देखिए, चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, वो अशिक्षित व्यक्ति, असभ्य प्राणी हैं, जिनको रामचरितमानस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। रामचरितमानस एक आत्मीयता का भाव है। रामचरितमानस सर्व समाज को जोड़ने वाला भाव है। श्री राम सबके हैं। मैंने कहा था, राम सर्वप्रथम हर भारतवासी की आत्मा, उसके बाद परमात्मा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।